अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन के एहतजाज में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आज़ादी मार्च से मुतालिक हुकूमत और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने आज पहली बार बाकायदा मुलाकात की है। दोनों कमेटियों ने मुलाकात की, अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, मीडिया से फिर गुफ्तगू की और अब थोड़ी देर में दोनों कमेटियां दोबारा मिलने जा रही हैं। अपनी अपनी लीडरशिप से उन्होंने बात की और हमें जो अंदर की इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये अच्छे माहौल में होने वाली मीटिंग पर जो ज़्यादातर बात हुई है वो इस हवाले से हुई है कि लोकेशन क्या होगी, किस जगह पर आकर ये मार्च इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन एक जगह चाहती थी, हुकूमत दूसरी जगह ऑफर करने के लिए तैयार थी। क्या इस हवाले से मामलात हुए हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे के हवाले से क्या बात हुई और क्या सिर्फ हुकूमत और ऑपोजिशन आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं या दरमियान में कोई और भी है जो इसकी गारंटी बनेगा कि ये दोनों जिस बात पर मुत्तफिक होंगे उस बात पर अमल भी किया जाएगा। हमारे साथ मुज़ाकरात में शामिल नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोबारा मुज़ाकरात के लिए जा भी रहे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, आप कोशिश करें हुकूमत से भी कोई हमारे साथ हो। साहब, क्या बात हुई? लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, कोई डेडलॉक है? क्या आप लोगों की मुज़ाकरात में हुआ? देखिए, जहाँ तक आज़ादी मार्च का ताल्लुक है उसके ऊपर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। आज हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आई थी और उसने वो कंडीशन फुलफ़िल की थी जो अपोजिशन ने कही थी कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को आइनी और जमहूरी एहतजाज के हक़ को तस्लीम करेंगे तो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो वो आज आए थे और अब जो इस वक्त बातचीत चल रही है वो उसके वेन्यू के ऊपर चल रही है। हुकूमत का ये इसरार था कि इसे परेड ग्राउंड में किया जाए, जबकि अपोजिशन कह रही थी कि जहां पर आपने किया था और डी चौक में तो आप खुद 140 दिन के करीब बैठे रहे थे, आप अपोजिशन को कैसे रोक सकते हैं वहाँ अपना एहतजाज करने से। तो उन्होंने अपनी कोई अमली दुश्वारियों का जिक्र किया था। इसके ऊपर अपोजिशन ने उन्हें 2 मुतबादल साइट्स सजेस्ट की हैं कि जो रेड जोन का भी एहतराम करेंगी, लेकिन वो अपोजिशन की प्रेफर्ड साइट्स हैं। इस पर हुकूमत ने कुछ मोहलत मांगी थी और वो कहते थे कि हम सलाह मशवरा करके 10:30 बजे आपके पास दोबारा आएंगे और उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां अपोजिशन ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, हुकूमत भी इसको अगर तस्लीम कर लेगी तो एक पुरअमन तरीके से ये इवेंट हो सकता है। सर, एक और मामला वज़ीर आज़म के इस्तीफे के हवाले से, जो कि बड़ी कैटेगोरिकल हुकूमत की पोजीशन है, वज़ीर आज़म की अपनी पोजीशन है, उस पर भी क्या आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है? उस पर बात हुई? देखिए, अभी तो जो वेन्यू है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। वो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफ़ी हों और नया इलेक्शन किया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि अब जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है और जो मुल्क की इस वक्त आलमी सतह पे तन्हाई है और बिलखसूस उससे कश्मीर का मसला भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, हम इस बात पे सब कन्विंस्ड हैं, अपोजिशन जमातें, कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये मामला इससे बहुत आगे निकल गया है और जितनी देर ये रहेंगे मुल्क मज़ीद दलदल में धंसता जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए जो आइनी, जमहूरी और दुरुस्त रास्ता है वो ये है कि अवाम की तरफ दोबारा रजू किया जाए और इस मुल्क के अंदर सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए जो आके मुल्क के मसाइल को हल करे और इस जो भी हमारी इस वक्त क्राइसिस हैं इसको इमीडिएटली प्लग करे। वगरना ये हैमरेज अगर बढ़ता रहा तो इस बात का अंदेशा है कि हम 1 साल में मईशत को नाकाबिले इस्लाह की सतह पे डैमेज के ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा मुतालबा मुत्तफ़िका है कि मुल्क में नए आम इंतखाबात होने चाहिए, अवाम के पास दोबारा जाना चाहिए ताकि वो नई क़यादत चुने जो मुल्क के मसले को हल करे। और ये हम अपोजिशन की तरफ से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हमारा है और रहेगा। और जब तक ये पूरा नहीं होगा अपोजिशन अपनी जदोजहद जारी रखेगी। अच्छा, मगर उसके लिए बड़ा लाजमी है कि आप दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन, क्या इस पर भी बात हुई फिर कि एक दिन के लिए आ रहे हैं आप या धरना देने आ रहे हैं आप? इस हवाले से आपने कोई हुकूमत को यकीन दहानी कराई और आपस में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों ने करना क्या है, मौलाना फजल रहमान और आपकी जमात और पीपल्स पार्टी? देखिए, जो इस वक्त जो आपको पता है कि आज़ादी मार्च बुनियादी तौर पे JUIF की लीडरशिप का इनिशिएटिव है और बाकी अपोजिशन जमातें उनसे तावन कर रही हैं और उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अभी वो आज़ादी मार्च का उन्होंने ऐलान किया है और जो आइंदा का लाहे अमल है वो वहाँ के हालात के मुताबिक और फिर दीगर जमातों के मुशावरत के बाद वो
ऐलान करेंगे। तो अभी तक तो खुद JUIF ने सिर्फ आज़ादी मार्च का ऐलान किया हुआ है और 31 अक्टूबर को वहाँ पर एक बड़ा जलसा होगा जिसमें ऑपोजिशन की जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं उन्हें पेश किया जाएगा और उस वक्त फिर वो अगले लाएअमल का भी ऐलान करेंगे। साहब, और ये आप लोग ही आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं जो कि मीडिया की स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, या पीछे से कोई और भी है जो गारंटी के हवाले से कि जी जो भी आप लोग तय करें उसी पर अमल दरामद करें, कोई और भी है जो इसको यकीनी बनाएगा जो कुछ आप लोगों के दरमियान तय पाएगा? देखिए, अभी कोई हम तो बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब हम हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं तो यकीनन हमने हुकूमत को इस बात का भी याद दिलाया है कि हुकूमत का बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है और हमारे जो वफ्द में हुकूमत की तरफ से लोग आए हैं उनमें स्पीकर साहब हैं कि जिनकी जो प्रोडक्शन ऑर्डर तक जिनको इख्तियार है हुकूमत ने जारी नहीं करने दिए और अपोजिशन के बार बार के मुतालबे के बावजूद उन पर अमल नहीं किया गया और स्पीकर को हुकूमत ने खुद इतना हल्का कर दिया है। अगर वो अपोजिशन के मुतालबात ही नहीं अपनी कानूनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे होते तो आज उन्हें एक अखलाकी बर्तरी होती, वो बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत की मदद कर सकते थे। लेकिन ये हुकूमत इस बात को नहीं समझती कि जमहूरियत के अंदर जो इदारे हैं अगर उन्हें मजबूत किया जाए तो वो किसी वक्त हुकूमत के भी काम आ जाते हैं, उस गुडविल को हुकूमत भी इस्तेमाल कर सकती है। लिहाजा ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन हम उनसे ज़रूरी है कि ये चाहेंगे कि वो हमें यकीन दिलाएं कि जिन बातों पर वो हमें बातचीत तय करेंगे पूरी होंगी। जैसे कि आज JUIF ने कहा कि उनके कुछ लोगों के घरों पे छापे मारे गए हैं और गिरफ्तारियों के लिए टीम्स गई हैं, जबकि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उनके वफ्द ने कहा कि उनके लिए भी ये नई खबर है और वो जाकर इसके बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे और आकर अपोजिशन को आगाह करेंगे कि ऐसी कार्रवाई इंतज़ामिया ने किसके कहने पे की और क्यों कर की, जबकि हुकूमत ने अभी उन्हें हदायत नहीं की है। सर, मैं इन्हीं बातों की वजह से पूछ रहा हूँ कि एतमाद हो आप दोनों के दरमियान, वो है नहीं मामला, तो हुकूमत और अपोजिशन ही मुज़ाकरात कर रहे हैं या फिर आप लोग जो मुज़ाकरात में तय करें उस पर अमल भी करें, उसके लिए कोई और है दरमियान में, कोई इदारा, कोई गारंटी बनने के लिए कि जी फिर उसी पर अमल दरामद होगा? नहीं, इदारे तो बीच में कोई नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, खान साहब कह चुके इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अपोजिशन को इस्तीफ़ा चाहिए, मीटिंग इनकी अच्छे माहौल में हो रही है, इस्लामाबाद में क्या पक रहा है? देखें शाजिब साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इसमें इस चीज़ को आप जहन में रखें कि जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान हुआ था तो उससे अगले ही दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर उनको डीज़ल के हवाले से एक ताना मारा था। तो उसके बाद जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उसकी सियासी और इखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब और कुछ अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के बाद ये फ़ैसला किया कि इस टीम के साथ अपोजिशन की अपॉइंटेड एक टीम जो है वो मुज़ाकरात करती रहेगी। लेकिन जो मामलात मौलाना फजलुर रहमान के नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ तय हो चुके हैं उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। ये मुज़ाकरात जो हैं इसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के मुलतवी होने का या आगे जाने का कतन कोई इम्कान नहीं है। ये 27 अक्टूबर को ही शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जलसा करने पर कमिटेड हैं। मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ आएगी, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ आएगी। मुज़ाकरात जो हैं ये किसी और मामले पे हो रहे हैं। मुज़ाकरात इस मामले पे हो रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को ये कह रही है कि आप हमें रोके नहीं, हमें फैसिलिटेट करें तो हम आइंदा भी आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने इसलिए भी हुकूमत को इंगेज किया हुआ है कि उनका एक ख्याल है कि आने वाले दिनों में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जब उनका जलसा यहाँ पे होगा और ज़्यादा मुझे तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि एक दफ़ा जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसके बहुत से जो कारकुन और रहनुमा हैं वो मौलाना को मजबूर करेंगे कि अब आपने वापस नहीं उठना, वापस नहीं जाना। तो उसके बाद फिर हुकूमत को इंगेज रखने की ज़रूरत पड़ेगी, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू होंगे।
बहुत से मामला जो हैं वो नए मामला आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उसको डिसएंगेज नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और अभी जो मुज़ाकरात का दूसरा मरला भी होने वाला है, इसके नतीजे में बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है कि ये मुज़ाकरात मुलतवी, इन मुज़ाकरात के नतीजे में लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च मुलतवी होगा, वो अपने टाइम पर ही होगा। मतलब अगर टाइम पर ही होगा तो वज़ीर आज़म सहाफ़ियों से मिले, बड़े पूरे एतमाद थे, लगा नहीं सहाफ़ियों को भी कि वो परेशान है इस हवाले से, मौलाना भी परेशान नहीं है। तो अगर ये होगा तो क्या वाकई हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए हुकूमत पूरे एतमाद है, वज़ीर आज़म पूरे एतमाद? देखें शाहज़ेब साहब, आप ये देखें कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब मुतमिन नहीं थे, उनके बहुत से वज़ीर भी मुतमिन थे। ख़ास तौर पे जो उनके एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही तजुर्बाकार और बड़े सीजन वज़ीर हैं शेख रशीद अहमद साहब, वो कितने एतमाद के साथ कहते थे कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है। वो कितने एतमाद से कहते थे कि जिन लोगों को मुज़ाकरात का सलीका आता है वो मौलाना को आज़ादी मार्च से रोक लेंगे। तो देखें ना, उनकी तो सारी बातें गलत साबित हुई हैं। और इस वक्त भी इमरान खान साहब जो हैं वो शुरू में कह रहे थे कि मुझे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। जब शेख साहब के दावे गलत साबित हो गए तो फिर उन्होंने इनको इंगेज किया है। तो वो कोई मुतमिन नहीं है और उनकी तरफ से एक तो ये टीम मुज़ाकरात कर रही है ना, एक तो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम परवेज़ खटक साहब की सरबराही में अपोजिशन की एक मुज़ाकराती टीम के साथ बातचीत कर रही है। आने वाले दिनों में आपको कुछ बहुत पता चलेगा कि बैक चैनल से भी इमरान खान साहब के कुछ साथी जो हैं वो अपोजिशन के साथ राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बेचारे हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, शायद अब उनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। जो मौलाना फजलुर रहमान ने करना है, जो शहबाज शरीफ ने करना है, जो बिलावल ने करना है, वो होकर रहेगा। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नवाज शरीफ को अदालत में एक केस में रिलीफ मिला, ज़मानत हो गई उनकी तबीयत के हवाले से इतलात अब आ रही हैं, उसमें बेहतरी भी आ रही है, मगर फिर अचानक इतलात आती हैं कि तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। सारा मामला आपके सामने रखेंगे, कुछ अहम सवाल पैदा हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हैं और उनके प्लेटलेट्स पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 22,000 से ज़्यादा हो गई है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़ा फिर गिरकर 6,000 हो गई थी। इसके साथ साथ आज डॉक्टरों ने अस्पताल मुंतकली के 5वें दिन नवाज शरीफ की बीमारी की तशख़ीस कर ली है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज को भी आज नवाज शरीफ के पास सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी की तशख़ीस से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर ताहिर शम्सी का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी का पता चल गया है। उन्हें कैंसर नहीं है, बल्कि अक्यूट ITP नामी बीमारी है जो काबिल इलाज है और इसका इलाज शुरू कर दिया गया है। की बीमारी की तशख़ीस हो गई है, जिस बीमारी का नाम एक्यूट ITP है। ये अमूमन छोटे बच्चों को होता है और लेकिन ये है कि बड़ी उम्र में भी लोगों को हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये कैंसर नहीं है, ये दूसरी अच्छी खुशी की खबर है। तीसरी बात यह है कि काबिल इलाज है और चौथी बात यह है कि इनका बोन मैरो, जिसे हड्डी का गुदा कहते हैं उर्दू में, वो उसका कोई कैंसर नहीं है और इसकी रिकवरी अमूमी तौर पे दो में से किसी एक दवा के ज़रिए मुमकिन होती है। एक स्टेरॉइड होते हैं, दूसरी IVIG के नाम से इंजेक्शन होते हैं। ये दवाएं मिलने के बाद अमूमी तौर पे 5 दिन 4 दिन में प्लेटलेट की रिकवरी शुरू हो जाती है। उसके बाद कोई एक ऐसी हमें गोलियों की शक्ल में एक ऐसी दवा देनी पड़ती है कि जो तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल मुस्तकिल खानी पड़ती है ताकि प्लेटलेट जो है वो सेफ़ लिमिट में रहे। और जब एक दफ़ा सेफ़ लिमिट में आ जाते हैं तो इंसान हर किस्म के अपने रोज़मर्रा के काम करने के काबिल हो जाता है। ये एक मुस्बत खबर आई नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, मगर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है क्योंकि 2 केसेस में वो गिरफ्तार हैं। नैब ने गिरफ्तार किया हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, मगर उन्हें सज़ा अल-अज़ीज़िया केस में हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंगल को साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नवाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे देती है तो फिर सवाल उठेगा कि वो क्या बैरून मुल्क जाएंगे या फिर मुल्क में रहकर अपना इलाज कराएंगे, ये वाज़ेह नहीं है। मगर शरीफ खानदान की तरफ से अदालतों में यही दरख्वास्त की जा रही है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हुआ है। 7 सफ़ात के फैसले के मुताबिक किसी भी ऐसे मुल्जिम की जमानत उसका बुनियादी हक है जिसको खतरनाक बीमारी हो और जेल में इलाज मुमकिन ना हो। दरख्वास्त गुजार की हालत तशवीशनाक है।
प्लेटलेट्स भी कोई बेहतरी नहीं आ रही। प्रोसिक्यूशन ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत की खराबी के पेश नज़र उन्हें बेहतर माहौल की ज़रूरत है। अदालत को इस बात का यकीन है कि दरख्वास्त गुजार का जेल में मुस्तकिल इलाज नहीं हो सकता। कोई भी ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अंदरूने या बैरून मुल्क अपनी पसंद के अस्पताल से इलाज करा सकता है। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत की थी और समाअत की इब्तिदा में एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि नवाज शरीफ का इलाज बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि उनकी बीमारी काबिल इलाज है और वो इस हालत में सफर नहीं कर सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की बीमारी काबिल इलाज है, वो नैब के मुल्जिम हैं और हमें उनकी बीमारी का पूरा ख्याल है। फिर अदालत ने मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज के आने तक समाअत मुलतवी कर दी। वक्फे के बाद डॉक्टर महमूद अयाज ने नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि साबिक वजीर आजम दिल के मरीज और शुगर समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं। मेडिकल बोर्ड दिन में 3 मरतबा नवाज शरीफ का मुआयना करता है, जबकि रोजाना 2 मरतबा इजलास भी होता है जिसमें नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक फैसले किए जाते हैं। अदालत ने डॉक्टर अयाज से पूछा कि नवाज शरीफ की सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या उनका वजन भी कम हो रहा है। इस पर डॉक्टर अयाज ने बताया कि 2 से 3 माह के अरसे में नवाज शरीफ का वजन 5 किलो कम हुआ है। उनके डेंगू के टेस्ट भी किए गए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मुसलसल कम हो रहे हैं। हम रोजाना उन्हें प्लेटलेट्स लगाते हैं और वो रोज तबाह हो जाते हैं। डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि हम बोन मेरो टेस्ट करना है मगर नवाज शरीफ की हड्डी में सुई नहीं लगा सकते क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को तबाह कर रही है। अदालत ने नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और समाअत 12:30 बजे तक दिन में मुलतवी कर दी। वक्फे के बाद डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी दोबारा मीटिंग की है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने पूछा कि आप नवाज शरीफ के अस्पताल में इलाज के बारे में क्या कहते हैं, तो डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ के सीने और बाजू में भी तकलीफ हुई थी। उनकी बीमारी की तशख़ीस कुछ हद तक हो चुकी है लेकिन मुकम्मल तशख़ीस नहीं हुई है। उन्हें यह बीमारी हुई कैसे इसका भी पता चला रहे हैं। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ की जान खतरे में है, जिस पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि जी हाँ, नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ उस वक्त सफ़र कर सकते हैं जब उनके प्लेटलेट्स 50,000 हो जाएं, इससे पहले नहीं कर सकते। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब इस दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत करता है, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अगर नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है तो इधर ही इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। समाअत में दलाइल देते हुए नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि उनके मौक्किल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स अचानक कम ज़्यादा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं कि तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी जाती है। वकील ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा ना करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अस्पताल को सब जेल करार देना भी परेशान करने वाली बात है क्योंकि नवाज शरीफ को सुकून भी दरकार है। अदालत ने नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने के हवाले से वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत को फिर एक दफ़ा 3 बजे तक मुलतवी किया। फिर उसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त के जमानत की तिब्बी बुनियादों पर उसे मंजूर कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत हुई मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुमकिन तौर पर मंगल को फैसला करेगी। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त से जमानत पर पीर को फिर से समाअत होगी। इसके अलावा आज ही लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत हुई। मरियम नवाज को पेश किया गया। केस की मुख्तलिफ समाअत हुई। अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के अदालती रिमांड में 8 नवंबर तक की तौसीह कर दी और अदालत में पेशी के दौरान मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से उन्होंने बात भी की और अपने बेटे जुनैद सफदर के गले लगकर वो रोती भी रही। तबीयत नासाज नहीं है, मैं मियाँ साहब की जो बीमारी है उसने मेरा ये हाल कर दिया है। हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। मैं इतने देर जेल में रही हूँ, सब मुझे एक दिन अल्लाह का शुक्र है ना कोई स्ट्रेस हुआ है ना, लेकिन जब से मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई है उसने मुझे बहुत बुरी तरह अफेक्ट की क्योंकि मेरी वालदा की 1 साल पहले इसी तरह अल्लाह ताला को वो प्यारी हो गई। वो फिर जब बहुत ज़्यादा सहम जाता है इंसान। नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने जिस केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, इस केस में नैब ने साबिक वजीर आजम को 11 अक्टूबर को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी पर सवालात उठाए गए थे। जब नवाज शरीफ पहले से ही गिरफ्तार थे और नैब उनसे जेल में तफ्तीश भी कर रहा था तो उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके नैब की कस्टडी में लेने की जरूरत क्यों पेश आई। इस हवाले से नून लीग का यह दावा सामने आया।
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद इम्कान है कि नवाज शरीफ को जमानत मिल जाएगी। इसलिए नैब ने नवाज शरीफ को दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया ताकि नवाज शरीफ जेल से बाहर ना आ सके। जबकि एक और दावा यह भी सामने आया कि नवाज शरीफ जब तक जेल में थे वो अपने खानदान और पार्टी रहनुमाओं से राब्ते में थे, उनकी मुलाकातें होती थी, उनका मौलाना फजल रहमान से राब्ता भी था और जेल से नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को हिदायत भी दे रहे थे। ये राब्ते और हिदायत को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए नवाज शरीफ की दोबारा गिरफ्तारी के बाद उनके अपने खानदान और पार्टी रहनुमाओं से उनका राब्ता कट गया। और फिर जब नवाज शरीफ को नैब ने अपनी हिरासत में लिया और नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई तो नवाज शरीफ के नैब की हिरासत में जाने के बाद नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान ने 16 अक्टूबर को डीजी नैब लाहौर को खत भी लिख दिया। इस खत में उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारियों के हवाले से बता भी दिया और ये भी बताया कि नवाज शरीफ को जानलेवा बीमारियां हैं, इसलिए उन्हें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को वो सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं जो उन्हें कोर्ट लखपत जेल में मिल रही थी, हालांकि जेल में भी उन्हें मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं की जा रही थी। साथ ही डॉक्टर अदनान ने शिकवा किया कि उन्हें बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद नवाज शरीफ से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। फिर नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई मगर उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। इस हवाले से नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ को जानबूझकर नैब ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया और उनके प्लेटलेट्स गिरते गए, यहाँ तक कि उनकी जान को खतरा लाहक हो गया। नैब ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और दावा किया कि कोई कोताही नहीं बरती गई। मगर क्या पहले से गिरफ्तार नवाज शरीफ, जिनसे नैब जेल में तफ्तीश भी कर रहा था और जेल में उनके खराबी सेहत के हवाले से इंतजामात भी थे, तो उन्हें नैब की तरफ से क्या गिरफ्तार करना लाजमी था? क्या जो शख्स कहीं भाग नहीं रहा, फिर पहले ही जेल में है, नैब जेल में उनसे तहकीकात भी कर रहा है, तो क्या लाजमी था कि नैब उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले ले? और क्या उससे उनकी तबीयत जो मज़ीद ख़राब हुई और आखिरी दिन यहाँ तक हुआ, जिसको हुसैन नवाज़ ने हमारे प्रोग्राम में कंफर्म भी किया कि जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उनसे कहा गया कि आप अस्पताल में मुंतकिल हो जाएं, तो नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया कि वो अब अस्पताल में मुंतकिल नहीं होंगे। क्या ये लाजमी था जब नवाज शरीफ पहले से ये केस में गिरफ्तार थे, तहकीकात हो रही थी? नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर इख्तियार तो है नैब का, चेयरमैन नैब का गिरफ्तारी के हवाले से, मगर क्या ये लाजमी ही है अगर एक शख्स पहले से गिरफ्तार है, आप उससे तहकीकात भी कर रहे हैं, कि नैब उसको अपनी तहवील में ले, दोबारा गिरफ्तार करे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से? देखिए खानज़ादा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चेयरमैन नैब का इख्तियार है किसी को भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के दरमियान अरेस्ट करने का, लेकिन ये इस इख्तियार को मुख्तलिफ अदवार में नैब ने मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया है। नैब का एक दौर ऐसा भी था कि जिसमें इन्वेस्टिगेशंस हुआ करती थी, इंक्वायरीज़ हुआ करती थी, लेकिन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता था और उसी की बुनियाद पर, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर किए जाते थे। इवन आपको याद होगा पनामा केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब को भी पहले अरेस्ट नहीं किया गया था, मरीम नवाज साहबा को भी अरेस्ट नहीं किया गया था। इसी तरह अभी वफाकी डॉक्टर बाबर अवान साहब को भी, उनका भी केस था और वो अब उस केस में अल्टीमेटली बरी भी हो गए, तो उनके रेफरेंस पे भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये प्रेसिडेंट तो मौजूद है नैब के। इसी तरह यूसुफज़दा गिलानी साहब का केस है, उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया था। राजा परवेज़ अशरफ साहब का केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं, मल्टीपल केसेस हैं जिसमें नैब ने अरेस्ट नहीं किया। चेयरमैन नैब का इख्तियार है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं कि जिसमें नैब कुछ केसों में कुछ एक्यूज़ को अरेस्ट कर लेता है जिन पर वो समझता है कि ये प्रिंसिपल एलिगेशन है, ज़्यादा सीवियर एलिगेशन है, और बाकी की हद तक वो उनको अरेस्ट नहीं करता। तो लेकिन इस केस में चूंकि एक्यूज ऑलरेडी वैसे जेल में था और अरेस्ट करने का मकसद ये होता है, इसके पीछे रैशनल देखना होता है। अरेस्ट करने का मकसद ये है कि तफ्तीश में मावरत मिल सके, तफ्तीश में एक्यूज को जो है वो नैब की कस्टडी में मौजूद हो तो उससे कोई चीज़ निकलवाई जा सके। लेकिन अब जहाँ तक ये केस है, इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब पहले ही जेल में मौजूद थे और जेल के अंदर उनसे 2-3 बार नैब ने तफ्तीश भी की और वह तफ्तीश के साथ ऐसा कोई एलिगेशन भी नहीं था कि वो तफ्तीश के साथ ताउन नहीं कर रहे। अब जब वो ताउन भी जारी है, सवालों के जवाबात भी दे रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन को भरपूर अंदाज में आप ज्वाइन भी कर रहे हैं, एक जो रिस्ट्रेंट होता है जो जेल के एनवायरनमेंट का वो भी मौजूद था, तो उस सूरत में ये एक इजाफी काम लगता है कि उसको अरेस्ट करके और नैब की कस्टडी में लाया जाए। अदरवाइज उसके बगैर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में नैब ने क्या करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नैब के पास होते हैं जिनको कन्फ्रंट करवाना होता है, कुछ बयानात होते हैं विटनेसेस के जिनको कन्फ्रंट करवाना होता है, जिसकी एक्यूज से एक्सप्लेनेशन लेनी होती है, और इस तरह के दीगर अमूर सर अंजाम देने होते हैं। हाँ, अगर कोई रिकवरी करनी हो कोई पैसे की तो वो उसके लिए यकीनन एक्यूज को अरेस्ट किया जाना नैब के लिए बसा औकात ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अदरवाइज जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है जो कानून ने दिया है उसमें
तफ्तीशी अफसर की नैब के अंदर भी और नैब से हट के भी बाकी केसों में भी उसकी डिस्क्रिशन है। अगर वो किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहता, वो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता और उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कानून ने ऐसी कोई कदगन आयद नहीं की कि आप लाजमी किसी केस में किसी को अरेस्ट करें। बहुत शुक्रिया। साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक वादा किया है, मगर पहली दफ़ा नहीं किया। पहले उन्होंने कौम से वादा किया, दूसरी दफ़ा एक ख़ानदान से वादा किया, अब एक दफ़ा फिर वो दावा और वादा कर रहे हैं, मगर पहली दफ़ा के दोनों दावे और वादे पूरे नहीं हुए, और सिर्फ इमरान खान के नहीं, पूरी तरीके इंसाफ के नहीं हुए। तो इससे आपके सामने मामला रखेंगे। सानेह साहिवाल के मुल्जिमान की बरियत के अदालती फैसले पर लोगों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। अवाम में गम गुस्सा है और उस गम गुस्से के बाद वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा इस केस के हवाले से एक वादा किया है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि जो कुछ उनकी आंखों ने देखा वो सब कुछ कैसे भुला दे। सीटीडी एहलकारों ने जिस तरह एक निहत्ते ख़ानदान पर गोलियां बरसाई, बार बार अपना मौक़िफ़ बदला, उस ख़ानदान पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ से गोलियां बरसाई गई थीं, बच्चों के सामने उनके माँ बाप और बहन दम तोड़ गई। सीटीडी एहलकारों की गफलत और बेरहम कार्रवाई की हकीकत वीडियोज़ में नजर आई, सामने नजर आई। ऐसा नहीं था कि कोई बयान था बच्चों का, जो बच्चों का बयान था वो वीडियो से भी आया था। लोग इस वाक़े को नहीं भुला सके हैं, ना ही उन वादों को भुलाया है जो इस वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किए थे कि जिम्मेदारों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई का यकीन दिलाया था। गुज़िश्ता रोज़ इस केस का फैसला आया, जिसके बाद लोग वो सारे वादे याद दिला रहे हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा ने किए थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसले का नोटिस ले लिया है। पहले वाक़े का नोटिस लिया था और वादा किया था, अब फैसले का नोटिस लिया है और वादा किया है। इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया है कि यह फैसला इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात की एक बहुत ही काबिल अफसोस मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को मुल्जिमान की बरियत के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला के हुकाम से कहा है कि तहकीकात और इस्तग़ासा की खामियों की इंक्वायरी और उनकी निशानदही के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कमेटी को रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद गलतियों और खामियों की निशानदही करने वालों को भी शनाख्त करना चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ेवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने केस की पैरवी में इस्तग़ासा की कमज़ोरी और खामियों की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया है। बच्चों का ख़ानदान मुद्दई नहीं बनता तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दत करेगी। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानेह साहिवाल में लवाहिकीन का यह कहना कि वो फैसले से मुतमईन है बड़ी अजीब बात है। पंजाब हुकूमत सानेह साहिवाल के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि घर वालों की तरफ से कि जी हम इस फैसले से मुतमईन हैं। मैं समझता हूँ अगर वो मुतमईन हैं भी तो कम अज़ कम गवर्नमेंट इस फैसले से मुतमईन नहीं। हमने अपनी मदईयत में गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है क्रिमिनल केसेस में स्टेट की ज़िम्मेदारी है, इसमें स्टेट जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। 10 महीने बाद लवाहिकीन के बयान पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं राजा बशारत साहब। 10 माह पहले कह रहे थे कि जो कुछ हो गया वो कोलैटरल डैमेज था। साथ ही जब कायमा कमेटी के सेनेट में इजलास होते रहे तो हुकूमत की तरफ से सीटीडी की कार्रवाई को और बच्चों के बयान के हवाले से कहा गया कि वो शौक में बयान दे दिया गया होगा, तो रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अब अहले खाना पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो कैसे फैसला कबूल कर रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 अप्रैल को लवाहिकीन से मिलकर जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया। सानेह साहिवाल के मुतासरीन अगर मुद्दई नहीं बनेंगे तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दत करेगी। एक बार फिर वादा किया जा रहा है, कुछ वादे पहले भी किए गए थे। जब ये सानेह हुआ था तो हुकूमती वज़रा कहते थे कि जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाएंगे, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, हम इस वाक़े को नहीं भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे, ये हुकूमती वज़रा कहते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बातें करते थे। खुद वज़ीर आज़म ने सानेह साहिवाल के बाद 21 जनवरी को ट्वीट किया था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाया जाने वाला गम गुस्सा बिल्कुल जायज़ और काबिल फ़हम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर ना सिर्फ ये कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दिलाई जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और उसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। कौमी असम्बली में 21 जनवरी को शहरियार आफरीदी ने यह वादा किया कि उनकी हुकूमत ना सिर्फ जिम्मेदारान को इबरतनाक सज़ा देगी बल्कि पुलिस रिफॉर्म्स भी करेगी ताकि आइंदा ऐसा वाक़या देखने को ना मिले। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि उन्होंने जान अल्लाह को देनी। प्राइम मिनिस्टर साहब और इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि चाहे वो जो भी शख्स हो,
सिर्फ अभी वो सस्पेंड हुए हैं, बिहाइंड द बार्स गए सीटीडी के लोग, लेकिन मैंने जान अल्लाह को देनी है और आज मैं इस ऐवान पे कहूंगा, चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वी विल मेक देम एन एग्जांपल व्हिच द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर फॉर एजेस इंशाल्लाह। 3 दिन में कुछ अरसा कंप्लीट होने में रह गया है, जीआईटी की रिपोर्ट आएगी और इंशाल्लाह हम पुलिस रिफॉर्म्स भी करेंगे, हम उनको इबरत का निशान भी बनाएंगे एंड वी विल मेक इट श्योर एज ए टीम, हम सारे मिलके कि आइंदा पाकिस्तानी बच्चों और पाकिस्तानी बेटों और माओं के साथ वो ना हो जो हमने विटनेस किया। ये सारे वादे किए, फिर रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया और अब अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि अदालत का फैसला आ गया तो उनके खानदान ने कबूल क्यों कर लिया। बड़े अफसोस की बात है। कौमी असेंबली में ही तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर ने कहा कि अब सिर्फ तकरीरें नहीं होंगी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा किया कि सानह साहिवाल के जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साहिवाल सानिया, मैं आपको बताता हूं, बेहैसियती ट्रेजरी बेंचेस, मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई भूलेगा भी हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जो भी इसमें मुलविस है कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, हम कब तक इस तरह सानियात और हादसात का इंतजार करते रहेंगे? इस तरह नहीं चलेगा। सजाए को इनको तो मिलेगी सजाए, लेकिन हमने अपने पुलिस की इस सोच को बदलना होगा, इस माइंडसेट को बदलना होगा, इस गुल्लोक्रेसी को बदलना होगा। ये जो आबिद बख्तर और ये जो राव अनवर और ये जो ऐसे लोग इन्होंने पाले हुए हैं, इनका खात्मा करना होगा और जिन्होंने पाले उसका भी खात्मा करना होगा। स्पीकर साहब अहद करें, हम सब अहद करें कि हमने इस पुलिस निजाम को बदलना है। ये जो मासूम बच्चों ने जो मनाजिर देखे हैं, हमने आइंदा कभी इस किस्म की चीजें कोई पाकिस्तानी न देख सके। हमने इस पुलिस कल्चर को बदलना है, इनकी सोच को बदलना है, इसके जो जिनके लिए काम कर रहे थे उनके जड़ों को काटना है। जब ये जजा सजा का निजाम होगा स्पीकर साहिबा, मेरा पाकिस्तान भी ठीक होगा, पुलिस निजाम भी ठीक होगा, इदारे भी ठीक होंगे। वरना इसके अलावा इसी तरह तकरीर होगी, एक हादसा हुआ अपोजिशन तकरीरें करेगी, ट्रेजरी बेंच से तकरीरें होगी, यहाँ पे तालियां बजेगी, घर चले जाएंगे, चाय पी लेंगे, सो जाएंगे, कहानी खत्म। मीडिया से गया तो जहनों से गया। स्पीकर साहिबा भूलने नहीं देना, कमिटमेंट करते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि इंशाअल्लाह उन बच्चों को उनकी वालिदैन तो वापिस नहीं कर सकते, लेकिन बेहैसियती ट्रेजरी बेंचेस एक वजीर मैं कौम से ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इन कातिलों को हम ऐसी सजा देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और ये भी वादा करते हैं साथ में कि राव अनवर जैसे लोग, आबिद बख्तर जैसे लोग, जो जेटी रिपोर्ट्स में आया, जो जेटी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, उनको भी सामने लाने के लिए हम कोशिश करेंगे और आप भी साथ देंगे। इस कल्चर को भी खत्म करेंगे, सोच को भी खत्म करेंगे और इनको सजाएं देंगे। लेकिन फिर तकरीरें ही हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। राव अनवर के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, साहिवाल के वाक़े में भी कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल को खुद अहले खाना से मिलकर जो वादा किया वो भी पूरा नहीं किया और वाकई हुकूमत भूल गई और अब अफसोस का इजहार कर रही है कि अहले खाना ने फैसला कबूल कैसे कर लिया। ये वज़ीर कानून पंजाब आज कह रहे थे। तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असेंबली जज्बाती हो गए और कहा कि मुराद सईद और शहरियार आफरीदी की तकरीर के बाद तो कुछ कहने को रहा ही नहीं है। शहरियार आफरीदी की तकरीर के बाद अब बात करने को रह क्या जाती है? मुराद सईद की तकरीर के बाद क्या बात रह जाती है जब हम कह रहे हैं कि हम इस वाक़े को दबने नहीं देंगे। ये वाक़या हमारे लिए भी एक मिसाल है और हम इसके कैफर किरदार उन लोगों को पहुंचाएंगे, उनको इबरत की मिसाल बना देंगे जिन्होंने वाक़या किया है। जब जेआईटी की इब्तिदाई रिपोर्ट आई तब उस वक्त के तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने अपना वीडियो बयान ट्वीट किया और कहा कि यह फ़र्क है इस हुकूमत में और पिछली हुकूमतों में, अब हर कसूरवार को सजा मिलेगी। जिस तरीके से आपको इस वाक़े पे तकलीफ है, बिल्कुल उसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और 22 साल से वो इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं कि गरीब को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता और कानून नाफिज करने वाले अदारे अक्सर अपनी हदूद से तजावज़ करते हैं। हमारी गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में फ़र्क ये है कि हम आपको जवाबदेह हैं, हम आपको जवाब देते हैं और 72 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ हमने जो सबसे टॉप का ऑफिसर था सीटीडी का उनको हटाया, बल्कि 5 लोगों को हम एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई कर रहे हैं 302 के मुकदमे में। इसके आगे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो आपसे वादा है कि पुलिस रिफॉर्म्स भी होंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपकी है, आपके जैसे सोचती है, आपकी तरह महसूस करती है। जितने छोटे बच्चे उस गाड़ी में से निकले
एग्जैक्टली उसी एज की उस्मान बुज़दार साहब की अपनी बेटी है। वो उस बच्ची के लिए वैसे ही फील करते हैं जैसे वो अपनी बेटी के लिए करते हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब की बेटी की उम्र के बच्चों को इंसाफ नहीं मिला और वज़ीर-ए-आज़म एक और नया वादा आज कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमती और अपोजिशन की कमेटी अभी तक किस फैसले पर पहुंचा, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। मीडिया वहां मौजूद है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहा है। हम आपको ये बताते चलें कि अब से पहले तक मामला सिर्फ ये था कि हुकूमत अपोजिशन को आने देगी, मगर उन्हें किस जगह पर अपना एहतजाज करना चाहिए, अपना मार्च करना चाहिए, धरना होगा नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा होगा नहीं होगा, इन मामलात पर बात नहीं हुई थी। अब देखते हैं कि आगे जाके इस इजलास के बाद क्या अनाउंसमेंट आती है, किन मामलात पर अग्रीमेंट दोनों का होता है। मगर उसूली तौर पर हुकूमत ने ये कम्युनिकेट कर दिया था, हुकूमती कमेटी ने, कि अपोजिशन आकर मौलाना फजल रहमान का मार्च हो सकता है, यानी मौलाना फजल रहमान इतवार के दिन अपने मार्च का आगाज़ कर सकते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद आ सकते हैं। किस जगह पर वो अपना एहतजाज करेंगे इस पर बात हुई थी और अब हतमी मुज़ाकरात दोनों के होने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर के दिन मुलाकात होगी।